अकबर अपने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और लोगों को जीतने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कुछ गंभीर प्रयासों के बाद 1568 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्हें वास्तुकला से भी प्यार था। उन्होंने फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किया, जिसे पूरा होने में उल्लेखनीय 16 साल लगे। हालांकि यह कुछ समय बाद ही वीरान हो गया। 1526 में 43 साल की उम्र में बाबर ने आधिकारिक तौर पर दिल्ली में मुगल सल्तनत की स्थापना की। लोदी को हराने के बाद उन्हें राजपूतों के विरोध का सामना करना पड़ा और खानवा और चंदेरी सहित कई लड़ाइयों में शामिल रहे। बाबर का बेटा हुमायूं राजा बना, लेकिन उसे अपने भाइयों की साजिशों सहित अपनी खुद की परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह 1540 में शेर शाह से हार गया और उसे कुछ समय के लिए भारत से भागना पड़ा। अशिक्षित होने के बावजूद अकबर प्रगतिशील था। उसने 1605 में हिंदुओं पर जजिया कर समाप्त कर दिया, लेकिन भोजन विषाक्तता से उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके बेटे सलीम ने अपना नाम बदलकर जहांगीर रख लिया। जहांगीर को उसकी सख्त सजाओं के लिए जाना जाता था और उसका निजी जीवन जटिल था। उसने कई शादियां की, लेकिन उसका दिल नूर जहां पर था। उनके शासनकाल के दौरान अंग्रेज भारत आए और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मंच तैयार किया। सबसे पहले, अगर बाबर भारत नहीं आया होता तो हमारे पास मुगल साम्राज्य या लाल किला और ताजमहल जैसी प्रतिष्ठित इमारतें नहीं होती। बाबर का मूल नाम जहीरुल मोहम्मद था और उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। वह तैमूर और चंगेज खान से संबंधित था। जब वह सिर्फ 12 साल का था, तब वह फरजाना पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके कुछ रिश्तेदारों ने उसके खिलाफ साजिश रची और उसे उसके घर से बाहर निकाल दिया। आप मुगलों का जिक्र किए बिना भारत के इतिहास के बारे में बात नहीं कर सकते। वे 300 से ज्यादा सालों तक सत्ता में रहे। बाबर, अकबर, शाहजहां और बहादुर शाह जफर जैसे शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठे, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। जैसे मुगलों को सबसे पहले भारत में क्या लाया, उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे स्थापित किया, और विदेशी ताकतें इतने लंबे समय तक राज्य करने में कैसे कामयाब रहीं, जबकि राजपूत और मराठा भी मौजूद थे। यही मुगलों की असली कहानी है, और चलिए इसमें गोता लगाते हैं। 19 अप्रैल 1526 की रात को एक छोटी सी झड़प के कारण लोदी की सेना ने हमला कर दिया, लेकिन बाबर के पास एक योजना थी। जब सुबह लोदी की सेना ने हमला किया तो वे बाबर द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए। बाबर की तोपों के शोर से लोदी के हाथियों में हड़कंप मच गया, जिससे उनके रैंकों में अराजकता फैल गई। दिन के अंत तक लोदी मारा गया और बाबर विजयी हुआ। उसने बहुत सारा धन और आभारी जनता से कलंदर की उपाधि प्राप्त की। पानीपत की लड़ाई भारत में पहली बड़ी लड़ाई थी, जिसमें बारूद का इस्तेमाल किया गया था। बाबर एक कुशल सेनापति था, जिसकी रणनीति ठोस थी, जबकि इब्राहिम के पास 1 लाख की विशाल सेना थी। लेकिन बाबर पीछे नहीं हटा। वह अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। उसने इब्राहिम को दिल्ली के पास युद्ध के लिए चुनौती दी, अपनी सेना को रणनीतिक रूप से तैनात किया और इब्राहिम की सेना को फंसाने के लिए खाइयां खोदी। निर्वासन में रहते हुए हुमायूं ने हमीदा बानो से विवाह किया और उनका एक बेटा अकबर हुआ। फिर से संगठित होने के बाद उन्होंने 1555 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद एक दुर्घटना में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इससे सिर्फ 13 वर्षीय युवा अकबर को राजा हेमू से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसने दिल्ली पर हमला किया। शुक्र है कि बैरम खान नामक एक वफादार सेनापति ने 1556 में हेमू को हराने में अकबर की मदद की, जिससे अकबर को गद्दी संभालने का मौका मिला। इब्राहिम थोड़ा अजीब था और उसके चाचा और पंजाब के गवर्नर ने बाबर को उसे सत्ता से हटाने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया। अवसर का फायदा उठाते हुए बाबर ने 15 दिसंबर 1525 को सिंधु नदी के पार अपनी 12,000 की छोटी सेना का नेतृत्व किया और पंजाब पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया। 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया। वह जानता था कि भारत बहुत समृद्ध था और अक्सर इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसलिए 1525 में उसने भारत पर कब्जा करने के लिए भारत में प्रवेश की योजना बनाई। उस समय इब्राहिम लोदी राजा था और विजयनगर साम्राज्य के बढ़ने के साथ राजस्थान और दक्षिण में काफी हलचल मची हुई थी।